अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के कुछ जो फैक्टर्स है वो डिस्कस करेंगे। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है, जो पेज पे डिस्प्ले हो रहा होता है यूजर्स को, आपके वेबसाइट के विजिटर्स को या आपके कस्टमर्स को, तो उसको आपने ऑप्टिमाइज करना होता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती है, इसमें आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं, आपकी फॉर्मेटिंग आ जाती है और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसमें आपकी टाइटल टैग्स आते हैं, डिस्क्रिप्शंस आती हैं, इमेजेस आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो आ जाती हैं। तो कॉमन जो इसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, आपको पता है वर्डप्रेस है, विक्स है, मैजेंटो है, शॉपिफाई, बहुत ऐसे सिस्टम्स हैं कि जिन पे आप अपनी जो कंटेंट है वो सारा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए। और ये काफ़ी आपको कुछ प्लगइन्स भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि ये आपकी गूगल को और आपके विजिटर्स और आपके कस्टमर्स को बताता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या चीज़ है, क्या वैल्यू है जो कि आप प्रोवाइड करें। और ये ह्यूमन आइज़ के लिए भी ऑप्टिमाइजेशन है बेस्ट, और ये सर्च इंजन्स के लिए, यानी एट दैट सेम टाइम ये ह्यूमन आई जो आपके विजिटर्स, आपके यूजर्स हैं, उनको भी सेटिस्फाई कर रहा होता है, और एट द सेम टाइम ये आप जो सर्च इंजन्स के रोबोट्स होते हैं उनको भी जो है उनके जो बॉट्स होते हैं उनको भी ये सेटिस्फाई जो है वो कर रहे होते हैं। तो सिर्फ वेबसाइट को क्रिएट कर लेना और उसको पब्लिश कर लेना बिल्कुल भी इनफ नहीं होती है। आपको उस पर काफ़ी मेहनत करनी है, आपको काफ़ी उसको तरीके से बनाना है ताकि वो सर्च इंजन्स के लिए एटलीस्ट वो जो है वो बेस्ट डिक्लेयर हो जाए। और इसको ऑन पेज एसईओ इसलिए कहते हैं कि ये आपके जो वेबसाइट के जो मेन पेजेस हैं जो कि आपके विजिटर्स देख सकते हैं, यूज़र्स देख सकते हैं, ये उनके लिए विजिबल होता है। इस पर जो भी चेंजेस करेंगे वो यूज़र्स को विजिबल होंगी। लेकिन जो टेक्निकल एसईओ होता है और जो ऑफ पेज एसईओ होते हैं वो यूज़र्स को डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं। कंटेंट, अब सबसे पहले इसमें चीज़ें हमारे पास यूज़फुल कंटेंट क्रिएट करना। यूज़फुल कंटेंट या हाई क्वालिटी कंटेंट आप कैसे क्रिएट करते हैं, ये एक सेपरेट फील्ड है, लेकिन कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो हम आप इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है हाई क्वालिटी पेज कंटेंट जो है वो आपका होना चाहिए। यानी आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, वो बिल्कुल क्वालिटी वाइज होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव हो, यूज़फुल हो, और उससे कोई जो एजुकेशन है वो मिल रही हो, एक्यूरेट हो, मतलब ठीक हो, गलत इन्फॉर्मेशन उस पर ना हो, और आपका यूज़र्स जो चाह रहा है, जो फाइंड करना चाह रहा है, वो उसको बेस्ट उसमें प्रोवाइड कर रहा हो, उसको आंसर वहाँ पे मिल रहा हो। और ये जो कंटेंट है अपनी वेबसाइट का, ये आप अपने लिए नहीं लिखेंगे, ये आप अपने यूज़र्स के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके सामने आपका जो पर्सोना है ना, जो हमने पहले क्रिएट किया हुआ है, वो ज़रूर होना चाहिए आपके माइंड में। आपका जो कंटेंट हो रीडेबल हो, यानी ऐसा हो कि उसको आसानी से पढ़ा जा सके, इंगेजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, और यूज़र जो है वो उसको कैच करें और उसको एंड तक पढ़ें, और अप टू डेट हो। अप टू डेट को जो होना जो है वो कंटेंट को बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट 2015 में अपडेट हुआ था और अब 2022 है और अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आपके यूज़र्स जो है वो हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। यूनिक कंटेंट हो, दूसरे आपके कंपेटिटर से डिफरेंट हो, साइट की, वेबसाइट की रेपुटेशन हो, और रेपुटेशन बिल्ड करना ऑफ कोर्स मतलब इतना आसान नहीं है कि वन नाइट जो है ना वो नहीं होता काम, इस पर काफ़ी टाइम लगता है। और जो पेजेस हैं वो हमेशा आप अपने यूज़र्स पर्सपेक्टिव से बनाएं, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने यूज़र्स के लिए डालनी है, वो सर्च इंजन्स के लिए नहीं डालनी है, और अपने यूज़र्स को डिसीव नहीं करें। यानी आप उसमें ऐसी चीज़ें, समटाइम कुछ लोग होते हैं वो अपनी वेबसाइट ब्लॉग्स पे ऐसे ट्रिकी कीवर्ड्स डाल देते हैं जिससे सर्च इंजन में उनकी रैंकिंग्स इंप्रूव हो जाती है, लेकिन उनके जो यूज़र्स होते हैं ना वो उनके लिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती उनके कॉन्टेंट से, उनके लिए कोई रेलिवेंट चीज़ उसमें नहीं होती, सर्च इंजन में वो हाई रैंक कर रहे होते। तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स आपको एग्जांपल मिल जाएगी ऐसी। और अपनी वेबसाइट को अपनी फील्ड में मतलब स्टैंड आउट बनाइए, उसकी एक प्रोमिनेंट पोजीशन जो है वो बनाए। तो बहुत सी आपको वेबसाइट पे गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आप अपने कंटेंट को कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और पुअर कंटेंट क्या है और हाई क्वालिटी कंटेंट क्या है। यहाँ पे एक लिंक भी गिवन है, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और तो सबसे पहली चीज़ हमारा कंटेंट था कि जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जो कंटेंट है उस पर आपने फोकस करना है, उसको हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो देना है।
दूसरा है कीवर्ड। कीवर्ड जो है वो भी इसका एक मेन स्टेप है। और कीवर्ड्स आपने जब कंटेंट आप बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो रेलेवेंट हो। तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको सर्च करनी पड़ेगी कि इस वक्त पॉपुलर कीवर्ड्स कौन से हैं, यूजर्स कौन से सर्च करते हैं, किस तरह के, तो वो आपको अपने ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए बहुत से टूल्स हैं। आपको गूगल की कीवर्ड प्लानर भी है, ऊबर सजेस्ट है, बहुत से ऐसे टूल्स हैं ऑनलाइन जो कि आप वहाँ उनको ले सकते हैं। कुछ तो पेड है और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनसे। तो वो आप उन पे जब अपने कीवर्ड्स डालेंगे तो उसके मुताबिक आप अपने कंटेंट है वो प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको कीवर्ड्स की एग्जांपल नज़र आ रही होगी, तो ये एक कीवर्ड है, हाउ टू सर्च यूजिंग कीवर्ड, ये भी एक कीवर्ड है। और इसकी जो सर्चेस है तकरीबन एवरेज मंथली सर्चेस 10 to 100, मतलब ये कोई मैं अथेंटिक नहीं बता रही, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि इस तरह से आप किसी भी टूल को यूज़ करके आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये बाकी इसकी हाउ टू डू कीवर्ड एनालिसिस की भी लो है, कंपटीशन बहुत लो है इसका, और इसका कंपटीशन भी लो है। और इसी तरह इसका यहाँ पे हाउ टू फाइंड गुड कीवर्ड्स फॉर एसईओ, ये मीडियम कंपटीशन है, इस टॉपिक पे काफ़ी और भी जो मौजूद है, और इस पे जो है इस टॉपिक पे थोड़ा कम मौजूद है। और एवरेज मंथली सर्चेस इसकी कम है, 10 to 100 है ऑलमोस्ट। तो ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से टूल्स आपको काफ़ी डाटा जो है वो और भी दे देते हैं, कि आपको उनसे हेल्प मिलती है कि आप वो राइट कीवर्ड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्टेजेस इन द बायर जर्नी अगर हम देखें तो जो आपके यूजर्स होते हैं या जो आपके विजिटर्स हैं, अगर तो वो अवेयरनेस स्टेज पे हैं, यानी अभी वो आपके ब्रांड के बारे में उन्होंने बस जानना शुरू किया है, ज़्यादा वो नहीं है वाकिफ़, यानी फर्स्ट अभी आ रहे हैं, तो उस टाइम आपके लिए वीडियोस बनाना आपकी बहुत ज़रूरी है। होम पेज आपका बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा यूज़फुल कंटेंट वाइज होना चाहिए, और ब्लॉग पोस्ट आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि वो अपनी अगली स्टेज पे, वो अवेयरनेस स्टेज से फिर आगे आपके ब्रांड को कंसिडर करना शुरू कर दें। अब जब यूजर्स आपके ब्रांड को या आपके कस्टमर्स आपके ब्रांड को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे आपके यूजर्स को, बायर्स को गाइड्स चाहिए होती हैं कि वो आपको प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका कैसे वर्किंग है, सारी चीज़ें वो मिलेंगी। केस स्टडीज़ आप दे सकते हैं वहाँ पे। अबाउट पेज, आप इस स्टेज पे अबाउट जो पेज होते हैं ना, अबाउट अस, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइज करना इस स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर डिसीजन स्टेज, जब यूजर्स वाकई आपसे परचेज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट डेमोज आपके वेबसाइट पे होना ज़रूरी है। कंपैरिजन टूल्स आप डाल सकते हैं, प्रोडक्ट पेजेस, प्राइसिंग पेजेस, ये बड़ा अपडेटेड होना चाहिए। कुछ डिस्काउंट्स आप लगा सकते हैं फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए। कॉन्टैक्ट पेज भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट पेज इसलिए कि जो, ताकि कस्टमर्स आपसे इन कॉन्टैक्ट हो सकें, अपनी फीडबैक दे सकें, या कोई भी ऐसा जो है ना, कोई क्यूरी है उनकी, वो आपसे पूछ सकें। तो ये वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जहाँ पे आप अपने कंटेंट को जो है ना वो बेस्ट यूजर्स के पर्सपेक्टिव से आपको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको करना चाहिए डिज़ाइन। उसके बाद हमारे पास जो है वो चीज़ें आती हैं कीवर्ड्स के, कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हम तो आगे जो है इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपने जो भी कंटेंट लिखना है अपने बायर पर्सोना के लिए, अपने बायर पर्सोना क्रिएट किया हुआ है, और अपने माइंड में वही पर्सोना रखना है, और उसके हिसाब से कंटेंट जो है वो आपने वहाँ पे डिलीवर करना है। और ऐसे कंटेंट हो जो आपका जो ऑडियंस है, यूजर्स है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, वो सारे आंसर्स मौजूद हों आपके कंटेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आपने जो कीवर्ड्स है वो कहाँ डालने हैं, हेडलाइन में डालने हैं, यूआरएल में किसे डालने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडर्स में, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसके बारे में सर्च करना होगी, और आपको इसके बारे में फिर इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने का तरीका जो है वो आपको सीखना होगा। टैग्स जो है वो हमारे पास बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो बेसिकली आपको पता है HTML के स्ट्रक्चर में बनती है। तो जो HTML के जो फॉर्मेट होता है उसमें टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम नॉर्मल भी राइटिंग में करते हैं, एसेज में हमारे पास हेडिंग्स होती थी, फिर बॉडी होती थी, एंड फिर कंक्लूजन, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता था। तो इसी तरह वेबसाइट का भी कॉन्टेंट है, इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट है, तो उसका भी प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूरी है। तो वहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो टाइटल टैग और एक मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल टैग जो बेसिकली आपका जो पेज कंटेंट है ना, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताता है, टाइटल बताता है कि भाई ये पेज जो है वो किस बारे में। ये सर्च रिजल्ट में आपके पेज का टाइटल जो है वो लाजमी आता है, तो इसलिए टाइटल आपका यूनिक होना चाहिए, आइडियली 75 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स उसमें कुछ हद तक शामिल ज़रूर होने चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि उसमें आपके ब्रांड का जिक्र भी होना चाहिए। यहाँ पे ये अगर आप एग्जांपल दिखाऊं, तो ये जो है ना, ये
स्टिक ये यस, ये जो है डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ एजेंसी बेस्ड इन लीड्स, ये टाइटल टैग है, ठीक है, जो कि सर्च इंजन में अपीयर हुआ है। अच्छा, इसके नीचे जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी जो सर्च रिजल्ट है, सर्च रिजल्ट में दो चीज़ें आपकी ज़रूर आती हैं, टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन ये आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आप यूँ समझ लें, एक स्नैपशॉट होता है आपके पेज का, क्विकली एक व्यू होता है जो कि बताता है कि आपका पेज किस बारे में है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी शॉर्ट होती है, कोई इतनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। अब देखिए, जैसे यूज़र ने ये सर्च किया, सर्च के रिजल्ट में उसके पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं, और रिजल्ट्स में ये देखिए ये टाइटल टैग है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी आया है, आ गई है, और यहाँ पे फिर इसमें वो कीवर्ड्स आते हैं जो कि यूज़र ने सर्च किया हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्हें अपीयर होना होता है। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, मीडियम सा रेंज होता है, लेकिन ये टाइटल टैग से लॉन्ग होती है, और ये ऑफ कोर्स आपके टाइटल के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। कहा जाता है कि 160 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, लेकिन बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि ये इतना स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं, बट ये यूनिक होना चाहिए और काफ़ी रेलेवेंट होना चाहिए, और मेटा डिस्क्रिप्शन में आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स ज़रूर होने चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो यूज़र की सर्च क्यूरी के साथ जब मैच करते हैं तो फिर आपका जो पेज है वो ऊपर की तरफ आता है, और ये काफ़ी वेल रिटन होनी चाहिए, और इसमें सेंटेंसेस कंप्लीट होने चाहिए, 1 or 2 सेंटेंसेस भी बड़े कंपेलिंग किस्म के सेंटेंसेस होने चाहिए, और इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, वो शामिल नहीं करने चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज़ है, वो है आल्ट टेक्स्ट फॉर इमेजेस, यानी जब आप वेबसाइट पे इमेजेस ऐड करते हैं तो गूगल का जो क्रॉलर है वो इमेजेस को डायरेक्टली रीड एज सच नहीं करता, जब तक कि आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि आपकी इमेज, टेक्स्ट में उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि आपका इमेज किस बारे में है। और उसके लिए HTML में एक टैग है जो कि डालना बहुत ज़रूरी है, alt एट्रीब्यूट्स के नाम से है। जब आप alt एट्रीब्यूट का टैग शामिल करेंगे जहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है उसके पेज की बैक पे, तो गूगल का जो क्रॉलर है वो उसको इंटरप्रेट करेगा कि हाँ इसमें कोई विजुअल कंटेंट है, तो वो उसको फिर डिस्प्ले भी करेगा। और इसमें फ्लैश को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फ्लैश जो है वो गूगल क्रॉलर में डिस्कवरी इसकी नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे जैसे एक वेबसाइट है, डॉलर स्प्राउट है, बड़ी फेमस है, ब्लॉग है, इसकी बहुत फेमस ब्लॉग है, बड़ी अच्छी इसकी अर्निंग है बहुत ज़्यादा। तो इसको राइट क्लिक करके मैंने इसका SEO जो है ना रिपोर्ट निकाली, इसको राइट क्लिक किया, और सॉरी, ये जो पेज था इस पर गूगल में जाके सेटिंग्स में जाके वहाँ पे एक डेवलपर टूल्स में ये एक टूल है लाइट हाउस के नाम से, तो इसके अंदर जब आप जाते हैं तो SEO की रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं किसी भी पेज की। तो जब मैंने इसको जनरेट किया तो इसकी SEO की जो रिपोर्ट है वो देखिए कुछ ये वाली परसेंट आई, मतलब 100% नहीं आई है। तो इसमें जो इसने, जब मैंने इसको फर्दर एक्सप्लोर किया तो उसने ये बताया, एक जो उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया इस ब्लॉग में, इमेज एलिमेंट्स डू नॉट हैव alt एट्रीब्यूट्स, यानी ये उसने आइडेंटिफाई किया है कि इसके जो इमेजेस हैं उसमें alt एट्रीब्यूट्स जो है वो मौजूद नहीं है, उन्होंने ये वाला टैग नहीं लगाया। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट में ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं ये गूगल को थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं आपकी वेबसाइट को पिक करने में। अब जैसे देखिए ये आपकी वेबसाइट का इमेज है, आपने ये इमेज डाला, चिप्स का पैकेट है, प्रोडक्ट है, इसको जब हम राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो इसके जो पेज पे बैक कोडिंग आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इस इमेज का इमेज alt टैग जो है यहाँ पे मेंशन है, और टैग ही नहीं मेंशन, इसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि ये टोटला चिप्स का पैकेट है, नेचो चीज़ है, इतने ऑन्स का है, लार्ज सिंगल सर्व बैग है, पैक ऑफ 64। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन और इस टैग की वजह से गूगल क्रॉलर आपके वेब पेज को बड़ा इफेक्टिवली क्रॉल करता है, इसको इंडेक्स कर सकता है। तो ये चीज़ भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स होती हैं, यानी आपकी वेबसाइट अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाई है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल लेवल के लिए बनाई है, आप चाहते हैं कि आपका जो ई-कॉमर्स का स्टोर है या वेबसाइट है या आपकी ब्रांडिंग है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, बाहर से भी ऑर्डर करें, तो उसके लिए वेबसाइट्स के लिए एक रिकमेंडेड है कि आप जो है ना अपने इसी तरह पेज के सोर्स में या पेज के कोडिंग में लैंग्वेज को डिक्लेयर करें। आप लैंग्वेज को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे आप ये देख लें, ये एक इसको
रेफलिंग भी कहते हैं, एच रेफलिंग भी कहते हैं, हेयर फ्लैंग भी कहते हैं। तो इसके 3-4 प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुझे इंटरनेट पे मिली हैं। आपको जो सूटेबल लगे आप उस तरह से उसको प्रोनाउंस कर लें। जैसे इमेज के लिए एल टैग था, तो लैंग्वेज के लिए हेयर फ्लैंग टैग जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो टैग होता है हेयर फ्लैंग, ये गूगल को बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस किस रीजन के लिए, तो गूगल वहाँ पे भी डिस्प्ले करेगा फिर आपकी वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल नॉर्वेजियन है तो नॉर्वेजियन जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल में ये इंग्लिश डिक्लेयर है और यहाँ पे इंग्लिश यूएस डिक्लेयर है। कंट्री वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हैं, डैनिश है तो डैनिश ऐड कर सकते हैं, तो उर्दू है तो उर्दू डिक्लेयर कर सकते हैं, हिंदी जो भी है। तो ये इससे क्या होगा कि गूगल को आइडिया होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो इन डिफरेंट रीजन्स के लिए लिखी गई है, तो वो वहाँ पे भी उसको डिस्प्ले कर सकता है। तो ये टैग बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जैसे देखें, मैंने यही वेबसाइट जो पहले आपको एग्जांपल बताई डॉलर स्प्राउट की, इसकी जब मैंने एसईओ रिपोर्ट निकाली तो उसमें जो डेफिशिएंसीज नज़र आई हैं, उसमें एक डेफिशिएंसी मैंने आपको बताई है कि उसमें इमेज जो एड टेक्स्ट है वो नहीं है। एक और चीज़ है जिसमें इसने प्लस पॉइंट बताया, वो प्लस पॉइंट ये था डॉक्यूमेंट हैज़ अ वैलिड हेयर फ्लैंग टैग, यानी इस डॉक्यूमेंट में या इस वेबसाइट में इस ब्लॉग में लैंग्वेज का टैग जो है वो वैलिड टैग जो है वो मौजूद है। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट जो है वो इसका था। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स आपको जो है वो करती हैं, मतलब लैंग्वेज अपने आप को डिक्लेयर करती हैं। अब यहाँ के पॉइंट्स में आप देख लें, इससे ही वेबसाइट में डॉक्यूमेंट का टाइटल एलिमेंट भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी है और उसके बाकी लिंक्स है, डिस्क्रिप्टिव टैग्स है, जो लिंक्स उसने दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन दी है और ये सारी चीज़ें जो है ये इसने मेंशन की हुई हैं। तो ये एसईओ के लिहाज से उसके फैक्टर्स हैं। उसके अलावा ऑन पेज यूज़र एक्सपीरियंस नेविगेशन से रिलेटेड है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि आपकी वेबसाइट बेसिकली कितना ईजी है उसको सर्च करना, उसको रीड करना, उसको विजिट करना, और पोजीशंस ऐड की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है, ऑफर्स अपने बड़े अच्छे लगाए हुए हैं, पॉपअप्स बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं है। यानी यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो क्या फ़ील करता है, वो अच्छा फ़ील करता है, वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आना चाहता है, या नहीं बस वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो स्विच कर जाता है। तो ये एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी आप एग्जांपल ले लें कि जैसे आपकी शॉप है, आपने फिज़िकल प्लेस में अपनी शॉप बनाई है और अपनी शॉप को आप सजावट करते हैं अच्छे तरीके से कि कस्टमर्स के अंदर आए, काफ़ी जगह हो, आराम से वो मूव कर सकें, ख़रीद सकें, जो भी है प्रोडक्ट को देख सकें, तो वो एक्सपीरियंस आप डिज़ाइन करते हैं। तो वेबसाइट भी आपका स्टोर है जिस पे लोग आते हैं, आपकी समझ लें फेस है और आके विज़िट करते हैं, और आपने उसको एक आसानी तरीके से, जितना आसानी से आप अपने कस्टमर के लिए उसको डिज़ाइन करेंगे, कस्टमर्स उतना ही आपकी वेबसाइट पे बार बार आएंगे। उसके बाद ये पेज टाइटल वही जो पहले हमने डिस्कस किया है, वेबसाइट का जो पेज टाइटल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वेबसाइट आपके पास एग्जांपल्स नज़र आ रही है, देखिए सर्च में ये कैसे नज़र आ रही है, उन्होंने किस तरह से अपने टाइटल्स को जो है ना वो डिफ्रेंशिएट किया है दूसरे से। हर टाइटल दूसरे से डिफरेंट है और हर टाइटल दूसरे से यूनिक है। तो यूनिक जो है वो डिज़ाइन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर फोकस्ड किस्म के कीवर्ड्स डालना और नेचुरल टैग्स डालना, ये बहुत इसमें ज़रूरी है। अब यहाँ के कुछ इसकी टिप्स हैं टाइटल टैग की, जो हम पहले डिस्कस की कि एक तो उसको 60 कैरेक्टर्स से अंडर रखा जाए। तो पहले तो ये था कि कैरेक्टर्स पे काफ़ी इसका जोर होता था गूगल का या जो एक्सपर्ट्स थे, लेकिन अभी जो है वो गूगल ने क्या हुआ, गूगल ने एग्जैक्ट कैरेक्टर लिमिट जो है वो नहीं बताई, अब उसने शुरू कर दिया है पिक्सल्स का जिक्र, पिक्सल्स का उसने जिक्र किया है, और यानी उसने कैरेक्टर्स को पिक्सल्स में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल जो कैरेक्टर ए है उसका जो पिक्सल है और जो कैरेक्टर आई है उसका पिक्सल है, दोनों में डिफरेंस है। आई का पिक्सल कम होगा, ए का पिक्सल जो है वो ज़्यादा होगा। अब क्या अगर आपके टाइटल में ए कैरेक्टर ज़्यादा है या ऐसे कैरेक्टर ज़्यादा है जिनका पिक्सल ज़्यादा है, तो फिर आपका टाइटल जो है वो किसी हद तक थोड़ा शॉर्ट होगा। तो ये चीज़ें जो है उसने पिक्सल्स का जो है वो आइडिया जो है वो दिया है। तो पिक्सल्स में अच्छा, इसके अलावा बाकी टिप्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइटल में आपको सारी कैप्स में नहीं इसको करना है, और अपने टाइटल में ब्रांड का वर्ड जो है, ब्रांड को कहीं ना कहीं आप उसको ज़रूर उसमें शामिल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है टू द वेब, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये आप काफ़ी अपने एसईओ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे काफ़ी सर्विसेज हैं। तो मैंने जैसे एक टाइटल जो है वो डाला
बेस्ट हेयर एक्सेसरीज ऑनलाइन फॉर योर बेबी। जब मैंने ये टाइटल खुद से बना के इसको डाला पेज टाइटल, तो उसने मुझे इसके पिक्सल्स फाइंड करके दे दिए। इसने बताया कि मेरे जो पेज टाइटल है उसके जो इस टाइम पिक्सल्स बन रहे हैं वो 369 बन रहे हैं। तो 369 ठीक है, मैक्सिमम गूगल जैसे कह रहा है 600 पिक्सल्स, तो ठीक है, उसके अंडर है। और साथ ही उसने ये बताया कि योर पेज टाइटल इज़ एन एक्सेप्टेबल लेंथ, यानी थोड़ा सा मैं और भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो ये इस तरह से आप ये वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको और वेबसाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके टाइटल को डिफ़ाइन करने में बड़ी हेल्प करे। तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो भी उसकी फीडबैक आपको देगा कि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या इशू है, या एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये वेबसाइट बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट जो टिप है वो है ऑन पेज की पब्लिश कंसिस्टेंटली, यानी अपडेट करना, फ्रेश कंटेंट लेके आना। इससे क्या होता है, आपकी जो रैंकिंग है ना वो ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाती है, क्योंकि हमेशा गूगल जो है ना वो न्यू पेजेस को देखता रहता है, उसको इंडेक्स करके लाता है, खींच के लाता है। तो यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख लिया है और 1000 के पेजेस लिख लिए हैं, ऐसा नहीं है। थोड़े पेजेस लिखें लेकिन क्वालिटी के पेजेस लिखें और उनको अपडेट करें। जितना आप कंटेंट को अपडेट करेंगे ना, तो उससे क्या होता है, गूगल को कॉन्टीन्यूसली पता सिग्नल आता है आपकी वेबसाइट से कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, और फिर वो उसको ज़रूर रैंक करता है। आज के लिए काफ़ी है। आज हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के कुछ फैक्टर्स जो डिस्कस किए हैं। हर फैक्टर इनमें से एक डिटेल्ड है, यानी अगर आप गौर करें तो वो बहुत बड़ी डिटेल है, और वो एक प्रॉपर अपना एक अलग प्रोसीजर है जिसको अलग से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि टाइटल टैग के लिए कैसे हम करें, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए क्या टूल यूज़ करें, कैसे इसको सेट करें। तो ये इस पर हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग वीडियो जो है वो बना सकें, लेकिन अभी फ़िलहाल एटलीस्ट आपको मेन कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, टेक्निकल और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो उनमें क्या क्या है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।